नमस्कार, आप देख रहे हैं मोदी का राम धर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचे, भूमि पूजन में वो शामिल हुए, पूजा अर्चना की, साष्टांग प्रणाम किया रामलला की मूर्ति के सामने और कहा न भूतो न भविष्यते। इस क्षण को आज पूरे हिंदुस्तान ने अपने अंदर सजो लिया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और एक वक्त पर रामलला के वकील रहे रविशंकर प्रसाद जी लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। लेकिन रविशंकर जी, एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं। 5 सदी का इंतजार पूरा हुआ है। अयोध्या में आज भव्य राम मंदिर का श्री गणेश हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रोच्चार के बीच रामलला के भव्य मंदिर का भूमि पूजन किया। 9 शिलाओं से राम मंदिर की आधारशिला रखी। भूमि पूजन के बाद जय सिया राम का सिहनाद किया और बोले, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। वो सपना जो करोड़ों राम भक्त 5 सदी से देख रहे थे, वो आज साकार हो गया। 5 सदी का इंतजार खत्म हो गया। अयोध्या का जैसे अभिशाप खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला के भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन किया, तो उसके साथ ही अयोध्या में एक नए इतिहास की शुरुआत हो गई है। आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:20 पर अयोध्या पहुंचे थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की। राम मंदिर भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त 12:44 पर था, लेकिन पूजन से पहले प्रधानमंत्री को रामदूत हनुमान जी से आज्ञा लेनी थी। लिहाजा मोदी और योगी हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। मंदिर की 76 सीढ़ियां चढ़कर मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचे। बजरंगबली को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनके आगे शीश झुकाया, उनकी आरती उतारी, फिर दाहिने हाथ को अपनी जेब में डाला और थाली में दक्षिणा रख दी। पूजन समाप्त हुआ तो मोदी ने मंदिर की परिक्रमा की। हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में मोदी को मुकुट जड़ित पगड़ी पहनाई गई। बजरंगबली की इजाजत मिल गई थी। मोदी इसके बाद राम जन्मभूमि की तरफ बढ़े। अगला पड़ाव था वो अस्थायी मंदिर जहां रामलला विराजमान है। प्रधानमंत्री रामलला के पास पहुंचे तो भावनाओं का उफान जैसे उनके भीतर हिलोरे मार रहा था। रामलला की सीढ़ियों पर साष्टांग लेट गए। ये भक्त और भगवान के तादात्म्य का अनोखा दृश्य था, जहां भक्त अपने भगवान में तिरोहित हो जाता है। मोदी कुछ देर तक यूं ही रामलला के धाम में साष्टांग रहे। उसके बाद उन्होंने रामलला को जयमाला पहनाई, प्रभु को प्रणाम किया, रामलला की आरती उतारी। रामलला के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पारिजात का पौधा लगाया।
पौधारोपण के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी मोदी के साथ मिलकर पौधे में पानी डाला। रामलला के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:07 पर मंदिर के भूमि पूजन के लिए पहुंचे। एक तरफ मोदी आसन जमाकर बैठ गए, पास ही में योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी बैठी थी। मोदी के एक तरफ आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत भी आसन लगाए थे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन शुरू हो गया। सुपुत्र के हाथ से ही यह काम संपन्न करवाना था। माता की बहुत बड़ी कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई। विद्वान पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे। यजमान मोदी ध्यान मग्न होकर मंत्रों को दोहरा रहे थे। सब बैठे हुए, इधर मुख्यमंत्री, इधर राज्यपाल, इधर हमारे संघ चालक, उधर महाराज जी। क्या हमारा भी सौभाग्य है, तो भगवान ने बुला लिया है। अयोध्या में जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लिए 9 आधारशिलाएं रखी गई थीं, जिन्हें सफेद कपड़े से ढका गया था। अब यहाँ क्रमशः 9 शिलाओं का पूजन हम करेंगे। पहले 8 शिलाओं का पूजन, फिर बाद में पूर्व शिला का पूजन। एक एक करके लेते जाएंगे पंडित जी, आचार्य जी, एक एक पुष्प लेते जाएंगे और पूर्वादि क्रम से रखते जाएंगे। पात्र में ही पुष्प ले, हाथ में नहीं। उधर राम जन्मभूमि में आस्था का सैलाब उमड़ा था। हर किसी को इंतजार था उस शुभ मुहूर्त का। सब कोई कीर्तन कर ले 1 मिनट भगवान का मंगल में। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12:44 पर पहुंची, भूमि पूजन का वो शुभ मुहूर्त आ गया। इसके साथ ही अयोध्या में 5 सदी का इतिहास बदल गया। प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन के बाद पंडितों को दक्षिणा दी। पंडितों ने प्रधानमंत्री मोदी पर फूल बरसाकर आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद ही अयोध्या में यह दिन आया है। लोगों को बेसब्री से मंदिर निर्माण के इस दिन का इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन तो कर दिया और जल्दी ही भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। श्रद्धालु इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि वो अपने रामलला के दर्शन इस भव्य और दिव्य मंदिर में कर पाएंगे। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंगल, अयोध्या आज तक। रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, केंद्रीय मंत्री, रामलला के वकील। एक वक्त पर राम जन्मभूमि आंदोलन से भी आप जुड़े रहे, सक्रिय भूमिका आपकी रही, और आज वो दिन आया जब प्रधानमंत्री के हाथों वहां पर नींव की ईंट रखी गई और भूमि पूजन हुआ। क्या मायने हैं इसके लिए, आपके लिए और पूरे देश के नजरिए से अगर देखें तो? रविशंकर प्रसाद जी, देखिए, मैं तो एक बहुत छोटा निमित्त हूं, पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। मेरा सौभाग्य था कि रामलला का मैं वकील बना हिंदुओं का इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसके पहले अंजना, आपको याद होगा कि जब अडवाणी जी गिरफ्तार हुए थे लालू प्रसाद की सरकार के द्वारा रथ यात्रा में, तब भी मैं लाल कृष्ण अडवाणी का वकील था और पटना हाई कोर्ट से उनको मैंने ये प्रार्थना स्वीकार कराई थी कि वो दिल्ली आकर वीपी सिंह की सरकार के खिलाफ वोट दे सके। आज का दिन अंजना ऐतिहासिक है, बहुत भावनाएं उमड़ रही हैं। वो सारे कार सेवक जो शहीद हुए, संघर्ष किया, उन सबों की याद आ रही है। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने राम की महिमा का बखान किया, सब में राम और हम और राम सबों में, और जो राम का एक व्यापक विस्तृत स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया, और जो इस मंदिर की महिमा का उन्होंने जयगान किया कि यह मंदिर कैसा बनेगा, आशा का मंदिर, सर्जना का मंदिर, प्रगति का मंदिर, भारत के भविष्य को आशा की ऊंचाइयों पर ले जाने वाला मंदिर। तो ये सब एक प्रकार से दूरदर्शी नेता की तरह उन्होंने भाषण दिया। और आपने सही कहा, जिस समय वो दंडवत लेटे वो रामलला के सामने, तो वो बड़ा ही भावुक क्षण था। तो आज बहुत प्रसन्नता है अंजना, मैं आपसे स्वीकार करूंगा। एक कभी कभी कसक होती है, 2 कहूंगा कि 70 साल लगे इस दिन को आने में, और मैं आपसे 1 मिनट वक्त लूंगा कि प्रभु राम न्याय और कानून की मर्यादा से आए हैं वहां पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट और संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच,
और संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला क्या है आपके दर्शकों जो देश में हैं और दुनिया में हैं बताना चाहूंगा। नंबर 1, तमाम साक्ष्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदियों से वहां राम की पूजा हुई। नंबर 2, तथाकथित बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी 325 साल तक मुस्लिम पक्ष के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी या बाकी गवाही नहीं प्रस्तुत की गई कि उस पर मुस्लिम पक्ष का एकमात्र अधिकार था। नंबर 3, बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी हिंदुओं का यह विश्वास कभी नहीं डोला कि वहां प्रभु राम का जन्म स्थान है और आकर वहां पर वो पूजन करते थे। और नंबर 4, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट है कि एक मंदिर के बुनियाद पर मस्जिद बनाई गई थी। तो यही तो हम भी कहते थे। तो आज वो न्याय के माध्यम से ये संबल हुआ, सफल हुआ। तो यही तो प्रभु की मर्यादा है। और अंजना, सबसे बड़ी बात, देश ने शांति से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकारा और उससे अधिक शांति से नरेंद्र मोदी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकारा। सुप्रीम यही कोर्ट तो गरिमा है इस देश की। जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। 1-2 लोग थे जिन्होंने कुछ कहा, उस पर मैं बाद में आऊंगी। लेकिन आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया उसमें उन्होंने पूरा राम राज्य के चरित्र से लेकर किस तरह की कल्पना है राम राज्य की, सपना जो है, इन सब का जिक्र किया। सियापति रामचंद्र की जय का नारा आज वो लगा रहे थे। एक लाइन उन्होंने कही जिसको डिकोड करते हैं आपके साथ, क्योंकि आप तो भाषा के जो मायने हैं उसको बड़े अच्छे से समझते और समझाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, भय बिन होए न प्रीत। प्रधानमंत्री किस तरफ संकेत कर रहे थे? संकेत नहीं, राम राज्य के व्यापक व्यक्तित्व का विश्लेषण कर रहे थे। जहां समावेशी शासन हो, जहां स्त्री पुरुष में विभेद न हो, जहां गरीबों की चिंता हो। इसलिए उन्होंने माता जानकी का दीनदयाल प्रभु के वो परिचय दिया। और इसमें छुपाना क्या है? भय बिन हो न प्रीत। तो देश को अगर प्रीति के मर्म को समझना और बढ़ाना है तो देश को मजबूत भी बनना पड़ेगा। दिनकर जी की कविता याद है ना अंजना जी? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। हाँ, तो ये तो प्रभु राम का आशीर्वाद है कि समाज को, देश को मजबूत भी होना चाहिए। हाँ, तो अब उन नीतियों उससे पूरी व्यापक राम राज्य जहां शांति, सद्भाव और शक्ति तीनों है। तो अब उस नीति पर आते हैं जिससे सरकार चलती है, क्योंकि वो भी इसमें समावेश हो जाता है। 5 अगस्त वही तारीख जब अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटाया गया था। यह संयोग है या प्रयोग है इस तारीख के साथ? यह न संयोग है न प्रयोग है। हमारी जो मंदिर निर्माण समिति का ट्रस्ट है, उन्होंने आग्रह किया प्रधानमंत्री जी आए। उनको ने 2 तारीखें दी, एक 3 तारीख की और एक 5 तारीख। प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त चुना क्योंकि प्रधानमंत्री का आज तो पूरा दिन भर का कार्यक्रम अयोध्या का ही रहा। सुबह चले, लौटते लौटते दोपहर शाम हो गई। तो इसको उस रूप में देखना चाहिए। और देखिए, इसको हम छुपाते नहीं अंजना कि प्रभु राम का भव्य मंदिर बने। ये तो हमारा कमिटमेंट था ना, बाकायदे। जब हमने 89 में ही पालनपुर की बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी में हम लोगों ने इसका बाकायदे रेजोल्यूशन पास किया था, फिर भी 30 साल लगे। आपको पता ही है, कोर्ट से लड़ाई लड़नी पड़ी, जन जागृति करनी पड़ी। लेकिन आपने मुझसे बहुत सवाल किया, तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से वही डिबेट को, चर्चा को एक बार फिर छोड़ने की आपसे अनुमति चाहता हूं। और जानता हूं कि यह आपका भी प्रिय विषय है। भारत के संविधान की ओरिजिनल प्रति है ना, आज का दिन उसको याद कराने का है। इसमें पहले चैप्टर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रभु राम की तस्वीर है ना, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ रावण पर विजय करके अयोध्या लौट रहे हैं, है ना? आपके साथ पहले भी चर्चा हुई है। तो भारत के, और इसके अंतिम में जो हस्ताक्षर है, मैं चाहता हूं आपके सारे दर्शक देख लें। सभी संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर है। राजेंद्र बाबू, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर अंबेडकर। तो अगर भारत के मूल संविधान में प्रभु राम को इतनी महिमा
जनक एक प्रकार से उनकी स्तुति की गई कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर उनकी तस्वीर को लगाया गया, बाकी को लगाया गया जी। और अंजना जी, इसमें प्रभु कृष्ण भी है, नटराज भी हैं, भगवान बुद्ध भी है, महावीर भी हैं, अकबर हैं, बाबर औरंगजेब नहीं है। तो ये हमारे संविधान निर्माता भारत की परंपरा को समझते थे। फिर भी 70 साल लगे तो कभी कभी पीड़ा होती है, लेकिन आज भव्य मंदिर बन रहा है प्रभु राम का जन्म स्थान पर, तो संतोष है, ये मैं अवश्य कहूंगा। 5 अगस्त मैंने इसलिए कहा था क्योंकि 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 आपने हटाया, 5 अगस्त को अब मंदिर की नींव रख दी गई, और वो तीसरा जो आप लोगों का सबसे बड़ा, जो अगर हम देखें कि 3 जो महत्वपूर्ण काम आप बताते हैं, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड ही बचा है। तो कहीं 5 अगस्त अगली तारीख उसके लिए ना मुकर्रर हो जाए और उसमें आपकी बड़ी भूमिका फिर रहेगी। मुझे फिर लगा कि ये सवाल इतना लेट से क्यों पूछ रही हैं आप अभी तक। अब बीच में आप 3 तलाक कैसे भूल गई श्रद्धा मना अंजना जी? वो भी तो, उसके भी तो 1 साल पूरा हुए 31 जुलाई को, हैं? याद है कि नहीं आपको जी? वो भी तो बिल में नहीं पास किया कराया था ना, प्रधानमंत्री के निर्देश पर जी। देखिए एक बात जानिए आप, ये सब देश का काम है, चाहे वो 370 को समाप्ति हो, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, वो एक सच्चाई है। आज कश्मीर भारत का अंग है और रहेगा, और वहां के विकास की पूरी चिंता हो रही है और होगी, और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। उसी प्रकार से राम जन्मभूमि होना चाहिए, 3 तलाक की बात हमने की थी। तो ये काम करने वाली सरकार है, जो देश के विकास और देश की भावनाओं के सम्मान के लिए जो करना होगा वो किया जाएगा। अब जहां तक आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, ये कोई बीजेपी का तो मानना ही नहीं है, ये तो भारत के संविधान को बनाने वालों ने कहा था आर्टिकल 44 में। आप भी जानती हैं, सुप्रीम कोर्ट के 4-5 फैसले भी हैं। अब इस पर कब करना है, कैसे करना है, ये विचार का विषय है। आपने देखा होगा लॉ कमीशन को सभी स्टेक होल्डर से चर्चा के लिए कहा गया है, उनकी एक रिपोर्ट आई है, उसकी रिपोर्ट पर विचार करेंगे। लेकिन आप लोगों से आज मैं थोड़ा आपसे एक विनोद भरे एक सवाल करूं, विनोद के रूप में। जी जी। काम करो तो परेशानी, जब काम कर लिया तो फिर वो कब करोगे? अंजना जी, आज प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम का ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है। आज इस भावुक क्षण को जरा देश को उसको नमन तो करने दीजिए, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। बिल्कुल, और यही भावना आज पूरे देश में है। लेकिन चलते चलते एक सवाल छोटा सा, उसका छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। कई लोग ऐसे हैं, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिन्होंने कहा है आज भी कि मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। उनका यह मानना है कि प्रधानमंत्री का वहां पर जाना भारत के धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। उनको आपका क्या जवाब होगा, संक्षिप्त सा जवाब से? बहुत साधारण जवाब, ऐसा विलाप वो 50 साल से कर रहे हैं, करने दीजिए। मैं क्यों उन लोगों का नाम लेके उनको इज्जत दूं? एक जो तेलंगाना के सांसद जी हैं, उनका जवाब देने के लिए तेलंगाना की भाजपा पर्याप्त है। बात समझ गई? मैं आपसे इतना ही विश्वास से कहूंगा कि देश के अधिकांश मुसलमान आज के इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हैं, और उन सबों की अपेक्षा थी कि कोर्ट से फैसला होना चाहिए। कोर्ट की संवैधानिक बेंच, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। तो अब जिनकी स्वयं की एक सीमित राजनीति के कारण कुछ बोलने की मजबूरी है, उनको बोलने दीजिए। देश आज एक नए मुकाम, नई भावनाएं और नए संकल्प के साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। और उन्होंने यही कहा है कि देश में जबरदस्त हर्ष है, संयोग और प्रयोग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है, और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही देश ने ये बड़ा फैसला लिया है और आज नींव रखी गई। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम स्पेशल रिपोर्ट के हिस्से की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अब कार्मिक मंत्रालय ने बिहार सरकार की सिफारिश पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई को जांच सौंपने की अधिसूचना जारी कर दी है। बड़ी खबर है ये इस वक्त की। सुशांत केस की सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र की अधिसूचना के बाद शुरू कर रहे हैं जांच, ये सीबीआई ने भी कह दिया है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसे कार्मिक मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दिया है। और उसके बाद
ये भी बड़ी खबर है कि 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती से ईडी पूछताछ करेगी, समन भेजा जा रहा है। मुनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर। मुनीश, बड़ा आप कह सकते हैं एक बदलाव है इस पूरे केस में, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी हो गई है कार्मिक मंत्रालय से। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी 3 दिन में रिपोर्ट सबको देनी है। रिया चक्रवर्ती पर ईडी का भी समन, उनसे भी पूछताछ, कई सारे आप कह सकते हैं हलचल इस पूरी खबर पर। जी बिल्कुल अंजना, पहले 2 राज्य सरकारों की पुलिस आपस में जांच कर रही थी और अब इसके बाद में 2 केंद्रीय जांच एजेंसियां यानी कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई, इन्होंने भी अपनी जांच शुरू कर दिया है। ईडी ने जहां एक तरफ इस मामले में सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के सीए का बयान दर्ज किया, उसके बाद में उनके हाउस मैनेजर का बयान दर्ज किया, और इस मामले में जो सबसे बड़ी आरोपी हैं इस वक्त ईडी के केस में, रिया चक्रवर्ती, उनको समन किया गया है और बोला गया है कि 7 तारीख को वो ईडी के मुंबई दफ्तर के सामने पहुंचे और उनसे सवाल जवाब उसी आरोपों को लेकर किए जाएंगे जिसमें कि 15 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप है उनके ऊपर। दूसरी तरफ सीबीआई ने खुद हमें ये जानकारी दी है कि उनके पास डीओपीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। बिहार सरकार ने जो मांग की थी कि उसमें केंद्रीय एजेंसी यानी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो नोटिफिकेशन आ चुका है और सीबीआई आज रात में मामला इसमें दर्ज कर लेगी, एक एफआईआर दर्ज कर लेगी। लेकिन इसमें रुकावट अभी भी अंजना आएगी क्योंकि सीबीआई मामला दर्ज करने के बावजूद भी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्शन नहीं आएंगे तब तक बिना महाराष्ट्र सरकार की सहमति के वो मुंबई में जाकर इसकी जांच नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अड़चन अभी भी सीबीआई के ऊपर है, बनी हुई है जांच को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ है कि अब इसमें सीबीआई की एक तरफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, मामले की जांच शुरू हो जाएगी और दूसरी तरफ ईडी अपनी जांच को लेकर जो तमाम लोग हैं उनसे पूछताछ करना शुरू कर दी है। धन्यवाद आपका मुनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ सीबीआई ने कह दिया है कि वो जांच की शुरुआत कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईडी ने भी रिया चक्रवर्ती को समन भेज दिया है। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात सुशांत सिंह राजपूत केस की। जी हां, आज इस मामले में बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त दलीलें दोनों ही पक्षों की तरफ से दी गई हैं, चाहे वो रिया चक्रवर्ती है और दूसरी तरफ बिहार सरकार की तरफ से। हालांकि आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। केंद्र इस सिफारिश को मानने को तैयार है और सीबीआई को केस ट्रांसफर करने को तैयार है। सपने छोटे बड़े हो सकते हैं, हम लोग बड़े सपने देखने में हमें मजा आता है। अब खुलेगा सुशांत के सुसाइड का गहरा राज। क्यों बंद कमरे में फंदे से झूल गए सुशांत? अब सामने आएगा सुशांत की मौत का गुनहगार। क्योंकि अब सीबीआई करेगी सुशांत केस की जांच। सीबीआई सामने लाएगी सुशांत की मौत का सच। चौदह जून से ये वक्त आ गया है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि सुशांत की मौत का सच क्या है। सुशांत ने आत्महत्या क्यों कर ली? आखिर सुशांत की वो कौन सी मजबूरी थी जिसने सुशांत को मरने पर मजबूर कर दिया? सुशांत केस में दो राज्यों की पुलिस भी जुट गई, लेकिन सुशांत केस की जांच किसी नतीजे पर पहुंचने की बजाय 2 राज्यों की पुलिस के आपसी टकराव में फंसती हुई नजर आई। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत केस में केंद्र ने बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश मान ली है। आज हम आपको दिखाएंगे कि वो कौन-कौन से पहलू हैं जो सुशांत की आत्महत्या पर शक पैदा कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे रिया चक्रवर्ती अचानक गायब क्यों हो गई और क्यों सुशांत केस को लेकर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस आपस में भिड़ गई।
लेकिन अब सुशांत केस सीबीआई के पास चला गया है, लिहाजा सुशांत केस में जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देश मांग कर रहा था सीबीआई को जांच सौंपी जाए। महाराष्ट्र सरकार किसे बचाने का प्रयास कर रही थी? क्या कारण थे कि महाराष्ट्र सरकार ने इतना लंबा समय खींचा? आज जो देश के लोग मांग कर रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत का परिवार मांग कर रहा था, न्यायपालिका ने उन सभी की मांग का सम्मान किया है। मुंबई पुलिस पूरे विश्व में जानी मानी एक जांच एजेंसी है, प्रतिष्ठा है मुंबई पुलिस को, सबको मालूम है। तो फिर भी आप ये करना चाहते हो, उसका मतलब आपने एक निर्णय ले चुके थे पहले ही, राजनीतिक उसका माहौल बनाने का, राज्य की सरकार को बदनाम करने का, बिहार वर्सेस महाराष्ट्र करना, ये सब पहले से ये स्क्रिप्ट किसी ने लिख चुके थे। बिहार सरकार ने 3 अगस्त यानी सोमवार को सुशांत केस में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि केंद्र ने बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश मान ली है और केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस याचिका में कुछ बचता नहीं है क्योंकि जांच सीबीआई को ट्रांसफर हो चुकी है। मेहता ने कहा कि एक पक्ष चाहता है कि बिहार पुलिस जांच करे, वहीं एक पक्ष चाहता है कि मुंबई पुलिस करे। ऐसे में केंद्र खुद ही जांच करेगा ताकि कोई सबूत नष्ट ना हो। उन्होंने मुंबई पुलिस की जांच पर कहा, अब सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी गई है, लिहाजा अब महाराष्ट्र पुलिस कुछ ना करे क्योंकि वो सबूतों को नष्ट करने के दायरे में आएगा। बुधवार को सुशांत राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने सुनवाई शुरू की। इस केस में सीबीआई जांच के लिए याचिका भेजी थी। सुनवाई के दौरान सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा, सुशांत के पिता ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले को सीबीआई को दिया जाना चाहिए। बिहार पुलिस मुंबई जांच के लिए गई, जहां एक अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया। ऐसे में मुंबई पुलिस के जरिए न्याय मिलने की उम्मीद कम है। मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए। अफसर को क्वारंटीन केवल सबूतों को नष्ट करने के लिए है। जिस व्यक्ति ने सुशांत के शरीर को फंदे से नीचे उतारा था, उसे मुंबई पुलिस ने हैदराबाद जाने की अनुमति दे दी। देखिए, मुंबई के हिसाब से तो कोई क्राइम हुआ ही नहीं है। वो तो चूंकि बचाना चाह रहे हैं तो उनके हिसाब से तो कोई क्राइम हुआ ही नहीं है। तो डिले होने से जरूर इसमें दिक्कत होगी, लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है कि आज के हियरिंग के बाद मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस फुल कोऑपरेशन देगी पटना पुलिस को जब तक कि सीबीआई टेक ओवर नहीं करती है। इसलिए अगर वो कोऑपरेशन देगी तो इन्वेस्टिगेशन सफर नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की तरफ से भी वकील मौजूद थे। रिया की तरफ से वकील श्याम दीवान ने कहा, बिहार पुलिस मुंबई पहुंची और खुद जाकर पूछताछ करने लगी, जबकि ये उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता क्योंकि मुंबई पुलिस पहले से पूरी कार्रवाई कर रही है। सीबीआई ने भले ही सुप्रीम कोर्ट को कह दिया हो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तहकीकात करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि ज्यूरिसडिक्शन का जो मुद्दा बिहार और महाराष्ट्र सरकारों के बीच उठा है, वो आखिरकार कोर्ट ही तय करेगी। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से ये भी पूछा कि आखिर बिहार पुलिस के अफसरों को क्वारंटीन में डालकर वो जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या इस तरह के काम से जनता के पास गलत मैसेज नहीं जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि इस वक्त वो सीबीआई जांच या ज्यूरिसडिक्शन के मुद्दे पर कुछ नहीं कहेंगे और महाराष्ट्र पुलिस से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर इन्वेस्टिगेशन में हो क्या रहा है। इन सब दलीलों और बहस के बीच जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि सुशांत काफी टैलेंटेड और उभरते हुए कलाकार थे और उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत होना बेहद चौंकाने वाला है। इसकी जांच की जानी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कोर्ट जानना चाहता है कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या क्या किया है। बिहार के पुलिस अधिकारी को क्वारंटीन करना सही संदेश नहीं देता। महाराष्ट्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से ही हो और सारे सबूत सुरक्षित रखे जाएं। आप नहीं चाहते कि हम इनको नहीं घूमने देंगे, नहीं बात करने देंगे, नहीं इन्वेस्टिगेशन करने देंगे। वो उन्होंने खुला रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे दिन बोल भी दिया कि हम नहीं करने देंगे। तो हमने कहा कि तो आने तो दो,
कैदी बना के रखोगे? आने दो, ऑल इंडिया सर्विसेज का अफसर, आईपीएस ऑफिसर है वो। इस पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि सुशांत केस पूरी तरह से राजनीतिक मामला बन चुका है। मुंबई पुलिस की जांच के दौरान बिहार पुलिस 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद खुद जांच करने लगी। ये सही नहीं है। दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। जबरदस्त दलीलें दोनों ही तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं, लेकिन इस वक्त ना बिहार सरकार इस मामले में खुश हो सकती है, ना केंद्र और ना ही महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ही, खास तौर पर उन्होंने मुंबई पुलिस से और बिहार पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। 3 दिन में बताइए आपकी जांच पहुंची कहां है। सुशांत केस में बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र ने सुशांत केस सीबीआई को ट्रांसफर तो करवा दिया, लेकिन आखिरी फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुशांत के परिवार को, बिहार सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं। सभी पक्षों को 3 दिनों में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। महाराष्ट्र सरकार को अब तक की जांच पर रिपोर्ट भी देनी होगी। बिहार के आईपीएस अफसर को क्वारंटीन पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगी। सीबीआई जांच को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। आज ही केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की सिफारिश को मंजूर करते हुए सुशांत सिंह की मौत की जांच सीबीआई को सौंपी है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लिहाजा सीबीआई जांच होगी या नहीं, यह फैसला अब कोर्ट के हवाले हो चुका है। आज तक ब्यूरो। इधर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच हो रही है। सीबीआई जांच करेगी, ये सीबीआई ने कह दिया है, लेकिन दूसरी तरफ दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत की वो सेक्रेटरी की मौत जिसके बाद कई सारे रहस्य गहराते चले गए, क्योंकि आखिर ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत और दिशा सालियान की मौत में कोई ताल्लुक है। आपको बता दें कि याचिका इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई है कि दिशा सालियान की जांच भी सीबीआई को सौंपी जाए। जून, जन कल्याण नगर, मलाड, मुंबई। 14वीं मंजिल से कूदकर सुशांत की पूर्व सेक्रेटरी दिशा सालियान ने खुदकुशी कर ली और उसके ठीक 6 दिन बाद यानी 14 जून को सुशांत ने सुसाइड कर लिया। तकरीबन 1.5 महीने तक दोनों सुसाइड में कोई कनेक्शन नहीं जुड़ रहा था। अचानक सोशल मीडिया पर इन दोनों खुदकुशियों को जोड़कर देखा जाने लगा, जबकि मुंबई पुलिस की जांच पहले ही दिन से दिशा की मौत को खुदकुशी मानकर चल रही है और खुद दिशा के घर वालों ने अपनी बेटी की मौत को लेकर किसी पर कोई शक जाहिर नहीं किया है। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने दिशा सालियान की जान ली, उन्हीं लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या भी कर दी। यहां तक कि दिशा की मौत के पीछे बॉलीवुड के कई बड़े चेहरों और कई राजनेताओं के नाम भी उछाले जाने लगे। हालात यहां तक पहुंच गए कि दिशा की मौत के करीब 2 महीने बाद खुद सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को इस मामले पर अपनी सफाई देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि सियासी साजिश के तहत दिशा और सुशांत की मौत के मामले में उनका नाम घसीटा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दिशा सालियान के सुशांत सिंह राजपूत से क्या और कैसे रिश्ते थे। सुशांत की मौत के ठीक हफ्ते भर पहले यानी 8 जून को दिशा सालियान की मौत किन हालात में हुई और दिशा की मौत से सुशांत इतने ज्यादा परेशान क्यों हो गए कि उन्हें खुदकुशी जैसा कदम उठाना पड़ गया। आइए आपको बताते हैं कि दिशा की मौत और इस मौत से सुशांत सिंह के कनेक्शन की हर छोटी बड़ी जानकारी। दिशा की मौत 8 जून को मलाड के एक फ्लैट की 14वीं मंजिल से नीचे गिरने से हुई। दिशा ने अपने बॉयफ्रेंड रोहन रॉय के साथ मिलकर यह फ्लैट 1.5 करोड़ में खरीदा था। इसी फ्लैट में उस रात दिशा, रोहन और उनके दोस्त पार्टी कर रहे थे। दिशा लॉकडाउन के चलते दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट न कर पाने की वजह से दुखी थी। उस रात फ्लैट में चल रही पार्टी में दिशा समेत सारे दोस्तों ने ड्रिंक कर रखी थी।
इसी बीच यूके की रहने वाली दिशा की एक दोस्त ने उसे फोन किया। दिशा फ्लैट के कमरे में बंद होकर अपनी दोस्त से बातें करने लगी, लेकिन करीब 20 मिनट से ज्यादा गुजरने के बावजूद दिशा कमरे से बाहर नहीं निकली। रोहन और दिशा के दोस्तों ने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा दिशा कमरे में नहीं है। जब सभी ने नीचे झांक कर देखा तो दिशा नीचे जमीन पर लहूलुहान पड़ी थी। उसे फौरन उठाकर शताब्दी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान जा चुकी थी। एक बार फिर अगस्त का महीना है, मुंबई में एक बार फिर बारिश की शुरुआत हुई है और लगातार 12 घंटे बारिश हो जाने के बाद मुंबई का क्या हाल है, इस रिपोर्ट में देखिए। बारिश ने मुंबई की क्या गत बना दी है। गाड़ी डूबी है, सड़कें समंदर बनी है, जिधर देखो सैलाब ही सैलाब है। पेड़ टूट गए हैं, गाड़ियां फंसी हैं। मुंबई में हो रही लगातार बारिश ने माया नगरी को आफत में डाल दिया है। हम इस वक्त में साउथ मुंबई में मौजूद हैं और बारिश अगले पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अगर वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट की माने तो अगले 24 घंटे से 48 आवर्स तक भी बहुत तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं और इसी वजह से आप देख सकते हैं जो विंड स्पीड है उसने भी तेजी पकड़ ली है और बहुत तेजी से इस वक्त में हवा चल रही है, जिस वजह से। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।